नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। अम्बेडकर नगर मुख्यालय पर अवैध स्लॉटर हाउस संचालित होने की खबर पर पुलिस टीम ने छापा मारकर प्रतिबंधित मांस के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास एक पिकअप वाहन, 4 बाइक व छुरी इत्यादि सामग्री भी पुलिस ने बरामद किया है, जबकि मामले में एक आरोपी अभी फरार है। आपको बता दें कि जनपद मुख्यालय स्थित शहजादपुर कस्बे में काफी समय से स्लॉटर हाउस चल रहा था, जिस पर आज क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर इमामबाग में स्लॉटर हाउस चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी के बाद मीडिया को बताया कि सुबह खबर मिली कि शहजादपुर में प्रतिबंधित मांस वहां से निकाला जा रहा है, वो स्टोर किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम को सफलता हाथ लगी। सुनिए क्या कुछ कहा एसपी अम्बेडकर नगर ने। आज प्रातःकाल थाना अकबरपुर में एक जगह से सूचना आई कि वहाँ पे कुछ प्रतिबंधित मांस वहाँ से निकाला जा रहा है और वहाँ स्टोर किया जा रहा है। इस सूचना पर वहाँ के चौकी इंचार्ज और थानाध्यक्ष ने वहाँ घेर करके ज्वाइंटली दबिश दी और वहाँ मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अंदर से कुछ मरे हुए मवेशी और उनके अवशेष प्राप्त हुए। जो भी वहाँ का जो प्रतिबंधित माल था उसको लेकर के कब्जे में उसकी जांच कराई गई और फिर उस मलबे को दबाया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौके से एक पिकअप बरामद हुआ है, 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और कुछ छुरियां और अन्य जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं इस काम में आने वाली, वो सब बरामद किया गया है। एक अभियुक्त अभी भागा हुआ है जो इस पूरे घटनाक्रम को संचालित करता था। उसकी तलाश में टीमें लगा दी गई हैं। जो दूसरा उसका सेकंड इन कमांड था वो पकड़ लिया गया है और उसकी पूछताछ के से और सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके इसमें अगली विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। सोनभद्र में सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत मिशन शक्ति अभियान में महिला सुरक्षा वीमेन पावर लाइन 1090 की व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ मुख्यालय द्वारा जन जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत वीमेन पावर लाइन 1090 के शुभंकर के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रचार प्रसार किया जाना भी सम्मिलित है, जो जुनवार जनपदों में जाकर यह कार्य संपादित करेंगे। इस प्रदेश व्यापी जन जागरूकता कार्यक्रम का प्रारंभ 22 मई से वाराणसी जोन मुख्यालय से किया जा चुका है, जिस हेतु महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 4 सदस्यीय टीम वाराणसी जोन के सभी 10 जनपदों व कमिश्नरेट वाराणसी के लिए भेज गई है। टीम में एक अलग टाटा विंगर वाहन, 4 सदस्यीय टीम तथा तैयार कराया गया विमेन पावर लाइन 1090 का शुभंकर सम्मिलित है। इस शुभंकर व टीम द्वारा वाराणसी जोन के सभी 10 जनपदों व कमिश्नरेट वाराणसी के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक दिन भ्रमण करते हुए 5 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर 1090 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के कोयलसा ब्लॉक के दर्जनों की संख्या में ग्राम प्रधान आज मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे और देवरिया ग्राम के पंचायत अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा डीएम को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में प्रधान संघ के अध्यक्ष अमरनाथ सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत देवरिया के ग्राम प्रधान अधिकारी वीरेंद्र सोनकर के द्वारा मनमानी ढंग से कार्य किया जाता है। सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के में विकास धरातल पर दिखाई दे, लेकिन इन लापरवाह अधिकारियों के लापरवाही के कारण विकास ग्रामीण क्षेत्रों से कोसों दूर है। उन्होंने बताया कि न ही ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत भवन पर आते हैं, न ही किसी कार्य के बारे में अवगत कराया जाए तो सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं और आज भी ग्रामीण क्षेत्र विकास अछूता है। उन्होंने बताया कि हमने इनके खिलाफ सीडीओ की शिकायत भी की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानों ने भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा हमेशा हमारे साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाता है तथा ग्राम प्रधानों को ब्लॉक पर बुलाकर सभी विकास कार्यों को बाधित किया जाता है। प्रधानों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह ग्राम पंचायत अधिकारी का तत्काल ब्लॉक से स्थानांतरण करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाए। समरसता विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आजाद भारत में आजाद नेता के नाम से लोग जानते हैं। आज कोयलसा ब्लॉक के हमारे दर्जनों प्रधान ग्राम पंचायत की समस्या को लेकर आज जो डीएम साहब से मिलने का जो समय लिया गया है, ये बात बहुत ईमानदारी से और सच्चाई से आ रही है जनता के द्वारा, प्रधानों के द्वारा, कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो सारा काम अपना ब्लॉक पे ही करके समाप्त करना चाहते हैं। ज़मीनी हकीकत पे, गांव पे और पंचायत भवन पे जाने से कतराते हैं और जब प्रधान इसके लिए दबाव बनाता है तो उनको देख लेने की बात करते हैं। हम डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि जो मनमाने ढंग से प्रधान को परेशान करके अपने ज़रूरत को पूरी करने के लिए जो प्रधान को परेशान किया जा रहा है, ऐसे सेक्रेटरी को क्लस्टर से नहीं ब्लॉक से बाहर किया जाए, नहीं तो प्रधान संघ के लोग, समरसता विचार मंच के कार्यकर्ता रोड से लगाए, डीएम साहब से लगाए
प्रदेश के हर कोने कोने पर, क्योंकि ये प्रधान एक गांव की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश में जो जन समस्या बनी हुई है इसको लेके प्रधान बहुत आहत है, परेशान है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि कोइलसा ब्लॉक के अंदर आपके सेक्रेटरी है वीरेंद्र सोनकर जी, आप पंकज यादव जी, पंकज कुमार, अजय यादव जी, ये 3 लोग हैं। ये तीनों पंकज कुमार, अजय कुमार और वीरेंद्र सोनकर जी, ये तीनों सेक्रेटरी को ब्लॉक से बाहर किया जाए, क्योंकि ये जो प्रधान जो होता है गांव का प्रथम नागरिक होता है, गांव का अध्यक्ष होता है। जब गांव का प्रधान ही सुरक्षित नहीं होगा तो गांव कहां तक सुरक्षित होगा। ये गरीबों के सवालों पर, जब गांव के सवालों पर जब प्रधान परेशान होकर सेक्रेटरी को नकल बनाने की बात करता है तो सेक्रेटरी आनाकानी करता है। जब प्रधान जो है गांव की समस्या को लेके सेक्रेटरी से कहता है तो सेक्रेटरी मनमानी तरीके से जो है जनता की बात को न सुन के सिर्फ सभी जनता को ब्लॉक पे बुलाता है। आप बताइए, जो ग्राम पंचायत की जो विकास योजना सरकार की मंशा है कि विकास को गांव जन जन तक पहुंचाया जाए, और सेक्रेटरी कह रहे हैं कि विकास योजना सिर्फ हमारे तक पहुंचाया जाए, तो बताइए प्रधान का क्या होगा। तो हम डीएम साहब से मिलना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आजमगढ़ के विशाल भारद्वाज जी हमारे डीएम हैं। हमें पूरा विश्वास है कि डीएम साहब प्रधान और जनता के हित में फैसला लेते हुए और सेक्रेटरी को ब्लॉक से बाहर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अभी हमारी वार्ता भी हुई है और कहे हैं कि आप आइए, हम आपका जो है काम भी करेंगे। अमरनाथ सिंह, आज क्या वजह आज जलदगिरी करे लगा है? बरसात की टाइम आ गई है, सरकार की मंशा है कि विकास हो, और प्रधान संघ के ओर के सभी प्रधान लोग चाह रहे हैं कि विकास करें। कुछ सचिव लोग हैं, सेक्रेटरी, जो विकास के काम में बाधा खलल उत्पन्न कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। विकास नहीं संभव हो पाएगा जब तक ये लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, तब तक विकास संभव नहीं हो पाएगा। बाधाएं उत्पन्न की जा रही है विकास काम करने के लिए बुलाने पर नहीं आते हैं, पंचायत भवन पर नहीं आते हैं, अपनी मनमाना घर जाना काम करते हैं, विकास का काम में कोई रुचि नहीं रखते हैं। यही दिक्कत है। आप लोगों की मांगे क्या है? जब तक ये लोग जहाँ ये हम लोग अपना ज्ञापन सीडीओ साहब के यहाँ दिए थे, सीडीओ साहब ने कहा था कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। अब जब तक लोग नहीं जाएंगे तब तक विकास का कार्य कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार के मंशा के खिलाफ है, सब कर रहे हैं सब। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री युग पुरुष आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की 98वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और नमन किया। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा, पंडित नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पी थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा किए गए योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता के बाद देश की समक्ष आई चुनौतियों का पंडित नेहरू ने डटकर सामना किया। भारत में औद्योगिक विकास के रास्ते खोले। भारत में उनके नए विकास और तकनीकी का ऐसा ढांचा तैयार किया जो बाद में संचार क्रांति का आधार बना। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पार्टी कार्यालय पर नेहरू जी की 98वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया और उनको याद किया गया। आधुनिक भारत के शिल्पी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जीवन के बड़े बहुमूल्य समय उन्होंने यहाँ की जेलों में दिया। सीलन, घुटन भरी जेलों में उन्होंने समय बिताया देश की आज़ादी के लिए। तमाम ऐसे कार्य किए उन्होंने। आधुनिक भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और मेरे ख्याल से कि इतना बड़ा योगदान इस भारत के निर्माण में, 21वीं सदी के निर्माण में जो आज वर्तमान में देख रहे हैं, इतना बड़ा योगदान किसी राजनयिक का रहा नहीं है जितना नेहरू जी का रहा है। तो आज हम लोग उनकी पवित्र पुण्यतिथि पर एकत्रित होकर के उनको याद करें। आजमगढ़ में महिला शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष शिखा मौर्य के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से मुलाकात करके अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं को शासन द्वारा अनुमन्य अवकाश भी प्राप्त करने में प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के मनमाने रवैये से आने वाली समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य ने बताया कि सरकार द्वारा बाल्य देखभाल अवकाश बच्चों की देखभाल हेतु अनुमन्य है। इस अवकाश को अधिकांश कॉलेजों में
प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधकों द्वारा मनमाने पूर्ण ढंग से वर्तित कर स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य प्रायः शिक्षिकाओं के बाल्य अवकाश के प्रार्थना पत्र पर न सिर्फ अभद्र टिप्पणी करते हैं अपितु अपने अनुकूल आचरण करवाने, अनुचित बात मनवाने को भी बाध्य करते हैं। यह एक शिक्षिका की गरिमा के लिए सर्वथा अनुचित है और असम्मानजनक है। संगठन की संरक्षक ESKP इंटर कॉलेज आजमगढ़ की प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने कहा कि बाल्यकाल देखभाल अवकाश को विभाग के उच्च अधिकारियों से निवेदन करने पर भी प्रबंधकीय अधिकार की बात कहकर टाल दिया जाता है। शिक्षिकाओं का बाल्य देखभाल अवकाश प्रबंधक और प्रधानाचार्य की अप्रसन्नता के अधीन होकर रह गया है। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने महोदया से निवेदन किया कि प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक शोषण की अनिरंकुश व्यवस्था पर विराम लगाने के लिए एवं शिक्षिकाओं के विद्यालय में गरिमापूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, एबार्सन लीव आदि को प्रबंधकीय अधिकारी से मुक्त करा के ऑनलाइन अवकाश की सुविधा दिलाने का कष्ट करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रतिभा श्रीवास्तव ने कहा कि ऑनलाइन अवकाश की व्यवस्था होने पर शिक्षिकाओं को न सिर्फ समयबद्ध दिनों में नियमानुसार अवकाश प्राप्त हो सकेगा, बल्कि इस कदम से प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के मनमाने पूर्ण व्यवहार एवं शोषण से मुक्ति भी मिल सकेगी। इस अवसर पर संगठन के संरक्षक सरोज यादव व संगठन मंत्री प्रतिभा पाठक भी उपस्थित रहीं। पुलिस लाइन सभागार में महिलाओं व बच्चों के अपराधों से पॉक्सो एक्ट संबंधित व मानव तस्करी रोकने हेतु अधिकारी कर्मचारियों किस प्रकार कार्य किया जाए। मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में जनपद में नियुक्त विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों को न्यायालय द्वारा पॉक्सो केस के जुनैद बनाम राज्य निर्णय में दिए गए निर्देशों को भली भांति अनुपालन करें तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए आज जनपद के पुलिस लाइन सभागार में प्रशिक्षित किया गया। बैठक में पॉक्सो एक्ट की योजना संबंधित बारीकियों, मेडिकल केयर आयु निर्धारण परीक्षण संबंधित तथ्यों के बारे में चर्चा की गई। पॉक्सो एक्ट में पड़ने वाली बेल एप्लीकेशन पर कार्रवाई के संबंध में जुनैद बनाम राज्य केस के बारे में समस्त स्टेक होल्डरों के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने के बारे में दिया गया एवं जनपद में मानव तस्करी एवं गुमशुदा बच्चों के विभिन्न पहलुओं पर तत्परता से कार्य करने के बारे में कार्य योजना लागू करने हेतु चर्चा की गई। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। आगामी 23 जून को मतदान और 26 को मतगणना की तिथि तय है। सपा प्रमुख और आजमगढ़ के सांसद रहे अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव 2022 में करहल सीट से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने पर उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिससे रिक्त हुई इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सपा भाजपा से आधिकारिक प्रत्याशियों की सूची अभी आनी बाकी है, लेकिन बसपा ने अपना प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को घोषित कर दिया है, जो सदर लोकसभा के हर विधानसभा में संपर्क शुरू कर दिए हैं। सत्ता के गलियारों और दलीय सूत्रों के हवाले से कयास लगाए जा रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं कि सपा से मुलायम परिवार का ही कोई प्रत्याशी आ सकता है या सपा किसी बड़े दलित नेता को चुनाव मैदान में उतारकर दलित वोट में अपनी पैठ बना सकती है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को भी आजमगढ़ के चुनावी समर में उतारा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा की 10 सीटों पर सपा का कब्जा है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मुद्दे और प्राथमिकताओं में बहुत अंतर होता है। वहीं बसपा में पुनः वापसी कर चुके शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने घर वापसी से पहले ही उपचुनाव के लिए दाल ठोक दिया था। इसके पहले वे बसपा में रहते हुए मुबारकपुर सीट से लगातार विधायक रहे। पार्टी ने उन्हें विधानमंडल दल का नेता भी बनाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें अब सीट गंवानी पड़ी। वे आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पहले भी बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और मुलायम सिंह यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। इस उपचुनाव में बसपा उन्हें एक बार फिर अपना प्रत्याशी बना चुनाव मैदान में उतार चुकी है। वही देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से अनेकों नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन जिस नाम पर लोग ज़्यादा गंभीर हैं वह योगी के बेहद करीबी MLC यशवंत सिंह है। 18वीं विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में भी विधानसभा के भीतर योगी के बेहद करीबी लोगों में शामिल यशवंत की एक फोटो सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें योगी और वित्त मंत्री के साथ यशवंत सिंह भी हैं। यह फोटो वित्त बजट पेश करने जाते समय की है। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो योगी ने यशवंत सिंह को आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव में उतारने का मन बना लिया है। पार्टी का भी एक धड़ा ऐसा हो जाता है। देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी की आम सहमति यशवंत सिंह को लेकर कब तक बन पाती है। वही विधान परिषद चुनाव में यशवंत सिंह अपने पुत्र को चुनाव जिताकर अपने दमखम दिखा चुके हैं। आपको बता दें कि यशवंत सिंह राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं और पूर्व में विधानसभा
और पूर्व में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से राजनीति का कौशल सीख चुके हैं और अच्छे राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, जिसका लोहा सभी दल के लोग मानते हैं, जिसका परिणाम लोग विधान परिषद के चुनाव में देख चुके हैं। यशवंत सिंह को पहले निष्कासन का दंश झेलना पड़ा और भाजपा सांसद बनाने की सोच रही है। वही यशवंत सिंह के भी आखिरी सियासी हसरत देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने की है, जिसे वो अपनों के बीच कई बार साझा कर चुके हैं। सबसे बड़ी बाधा यशवंत सिंह को टिकट पाने की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिसे वो पार कर चुके हैं। अब यशवंत के लिए दिल्ली दूर है या पास है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन TVB20 न्यूज जब इस खबर की पड़ताल में जुटा तो इस खबर की सच्चाई पास आने लगी और अब यह तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री यशवंत सिंह के ऊपर एक बड़ा दांव लगाकर शव को चौंकाने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा को आजमगढ़ में पाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यशवंत सिंह की रणनीति के कारण उन्होंने अपने पुत्र को सपा के इस गढ़ में MLC बनाकर सभी राजनीतिक दल को चौंकाने के लिए मजबूत कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट TV20 न्यूज। सरकारी स्कूलों पर उंगली उठाने वालों के लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा से प्राइवेट स्कूलों से तुलना करने वाले लोग कभी उनको अपनी जिम्मेदारियों पर भी उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली खुद की तरफ उठ जाती है। ये कहावत चरितार्थ होती है आज की व्यवस्था पर। सरकारी स्कूल पर उंगली उठाने वाले लोग कभी सोचे हैं कि सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों के अभिभावक कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हों? कभी चिंता किए हो कि उनका बच्चा स्कूल जा भी रहा है या नहीं? कभी समय का ध्यान रहा हो कि बच्चा स्कूल लेट हो गया है? कभी चिंता करते हैं कि बच्चे के पास कलम, कॉपी, किताब है भी या नहीं? कभी चिंता करते हैं कि स्कूल का मिला गृह कार्य किया है या नहीं? कभी चिंता करते हैं कि आज बच्चा कुछ सीखा है या नहीं? कभी स्कूल में सिखाए गए कार्य को दोहराए? जवाब होगा नहीं। लेकिन वही बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में नामांकित होता है तो अभिभावकों की धारणाएं बदल जाती है। बच्चे से पहले उठना, उसके नाश्ते बस्ता की चिंता शुरू कर देते हैं। समय से स्कूल पहुंचाते हैं, भले वे स्वयं अपने कार्य को लेट हो जाएं। स्कूल से आते ही गृह कार्य बनवाने और याद करवाने में लग जाते हैं। उनके एक एक छोटी चीज की चिंता होने लगती है, जबकि यह सत्य है कि सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक टेट, सीटेट दक्षता उत्तीर्ण करके शिक्षा शास्त्र की जानकारी रखने वाले योग्य शिक्षक हैं। फिर भी उंगली सरकारी शिक्षकों पर ही उठाएंगे। दुनिया में कोई है जो 4.97 पैसे में यानी 4 रुपये 97 पैसे में एक बच्चे को भोजन करा दे? एक दिन बारात में 200 लोगों के भोजन के लिए 3 महीने पहले से व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन विद्यालयों में प्रतिदिन 200 से 1000 बच्चों को पढ़ाने के अलावा भोजन भी कराया जाता है। कहीं संभव है? विद्यालय के आधे शिक्षक तो सरकार के लिए आंकड़े जुटाने में लगे रहते हैं, फिर भी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और लक्ष्य तक नहीं पहुंचने या विरोध करने पर बलि का बकरा बना देती है। समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है कि विद्यालय समाज के अंदर है या बाहर। विद्यालय के लाभ की अपेक्षा रखने की जगह विद्यालय के विकास में भागीदार बनने की आवश्यकता है। सभी शिकायतों का जिम्मेवार शिक्षक होता है, जबकि निजी विद्यालयों में उच्च कोड की व्यवस्था रहती है। वही सरकारी विद्यालयों में किस प्रकार की व्यवस्था रहती है यह किसी से छिपा नहीं है। जर्जर भवनों में एक क्लास में कई क्लास के बच्चे बिना सुविधाओं के पढ़ते हैं। इसके बाद भी प्रशासन को व शासन द्वारा तुगलकी फरमान स्कूलों को जारी कर दिया जाता है। ऐसे में शिक्षकों को सैलरी तो अच्छी मिलती है, लेकिन उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है। ऐसे में एक बार सरकारी स्कूलों पर उंगली उठाने से पहले खुद के बारे में जरूर सोचें। ब्यूरो रिपोर्ट TV20 न्यूज। आज सिविल बार एसोसिएशन में नवागत जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह व पारिवारिक न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह सप्तम का स्वागत अधिवक्ताओं द्वारा किया गया। जनपद न्यायाधीश द्वारा बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित कर वादकारियों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया तथा परिसर में व्याप्त गंदगी को अविलंब दूर करने का आश्वासन दिया। जनपद न्यायाधीश द्वारा पेयजल व अन्य आवश्यक सुविधाओं को यथाशीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन संघ के मंत्री राजेश कुमार सिंह पराशर व अध्यक्ष दयाराम यादव ने किया। जनपद न्यायाधीश का स्वागत अधिवक्ता विजय कुमार सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव, शिव गोविंद यादव सहित भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने स्वागत के साथ ही माल्यार्पण किया। वही बार के अध्यक्ष व मंत्री ने जनपद न्यायाधीश को आश्वस्त किया कि बार का सहयोग हमेशा न्यायालय के प्रति सकारात्मक रहेगा।
दिल्ली के प्रीतमपुरा गांव के मोहल्ले शिवाजी पार्क की निवासी अंजू कौशिक ने अपने पति और ससुरालजनों पर आरोप लगाया है कि अनुज अपने परिवारजनों के साथ मिलकर बर्बरतापूर्वक बेल्टों से पिटाई करने के, मायके से पैसे लाने के लिए मजबूर करने, दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करने, दूसरी बेटी होने पर मायके घर से 10 लाख रुपए न लेकर आने पर साजिश के तहत जबरी घर से निकाल देने, दोनों बच्चियों को जबरदस्ती छीन लेने और पिछले 8 महीनों से बच्चियों को मिलने न देने की रोंगटे खड़े करने वाली वारदात की सूचना पुलिस को अनेक बार दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के विरुद्ध राष्ट्रपति शिवसेना के बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत अनुज कौशिक सुपुत्र वीरेंद्र शर्मा निवासी 342 शिवाजी मार्केट नियर कैलाश एनक्लेव स्कूल एवं अग्रवाल भवन गांव पीतमपुरा स्थित निवास पर जोरदार प्रदर्शन करके लड़की के ससुराल पक्ष को लड़की को बसाने के लिए कहेगा। ऐसे लालची और अत्याचारी परिवार के सामाजिक बहिष्कार का भी आग्रह क्षेत्रवासियों ने संगठन की ओर से किया। आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जो है सामने आया है उस लड़की को लेके और लड़के वालों के पास आज जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं मिल पाए। आगे देखिए क्या कार्रवाई हुई है और क्या बातचीत हुई है, आइए बात करते हैं धर्मेंद्र बेदी जी से। बेदी साहब, आज क्या मामला रहा जरा उसके बारे में बताएं। मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र बेदी, मैंने सबसे पहले डीसीपी महोदय से मुलाकात की जयकुमार गोयल जी को साथ लेके, उसके बाद लड़की के माता पिता को लेके एसीपी साहब से मुलाकात की, उसके बाद जो SHO आए थे इन सभी हमारी मुलाकात की और हमने पत्र दिया है इनको कि इस लड़की को न्याय दिलाया जाए। ये लड़की को एक किराए के मकान में छोड़कर खुद अपने घर पे आके रहने लग गया। दोनों लड़कियां, एक 3 साल की बच्ची है, एक 5 साल की बच्ची है। इस लड़की के साथ पूरा अत्याचार हो रहा है। दोनों बच्चियों को अपने साथ लेके अपने घर पे आके माता पिता के पास रहने लग गया। इनके पिताजी का ये कहना कि लड़का बेदखल कर रखा है। अगर बेदखल कर रखा है तो लड़का अपने घर में क्यों रखा हुआ है? लड़के को बेदखल कर रखा तो लड़कों को अपने घर से निकाले। इस लड़की को अंशु को न्याय दिलाने के लिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हमारा महिला मोर्चा आज एक सांकेतिक प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, अपना मैसेज देने के लिए आए हैं। मैंने इनसे बात करने की कोशिश भी की थी, अनुज कौशिक से, इनके पिताजी से, वीरेंद्र जी से बात करने की कोशिश की, बात करने के लिए नहीं आए। हमने पत्र व्यवहार किया, पत्र व्यवहार पे नहीं आए। हमें मजबूरन होकर यहाँ पे इनके घर पे आके दस्तक देनी पड़ी, प्रोटेस्ट करना पड़ा। आज हमारा ये एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है। आने वाले 1 हफ्ते का समय इनके गांव वालों ने दिया हमें, जो गांव के प्रधान है। 1 हफ्ते का समय लेकर हम जा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद सारा हमारी महिला ब्रिगेड, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के पदाधिकारी, कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे अगर इसका मसला हल नहीं होता तो। ठीक है। अभी आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, जो आपने विरोध प्रदर्शन किया, उसमें पुलिस वाले भी साथ में थे, महिला संगठन भी थी, आपके हिंदू संगठन भी काफ़ी सारे थे। उनके बीच में सुनने में आया है कि कुछ कानूनी कार्रवाई बीच में अड़चन डाल रही है। वो कानूनी कार्रवाई क्या है? कानूनी कार्रवाई जैसे कि उनके जो है मिर्जापुर में पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा जनपद मिर्जापुर के वार्षिक निरीक्षण के क्रम में परेड ग्राउंड में होने वाले शुक्रवार की परेड का निरीक्षण कर पुलिस लाइन व परिसर का निरीक्षण किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर सर्वप्रथम परेड की सलामी ली गई। तत्पश्चात परेड का निरीक्षण भी किया गया। परेड पर उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा परेड की विभिन्न कायावाद की गई। इस दौरान परेड में शामिल यूपी 112 सहित विभिन्न थानों के वाहनों में लगी बीकन लाइट, होटर इत्यादि की सक्रियता को भी चेक किया गया तथा डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट आदि का निरीक्षण कर संबंधित को देखरेख व कुशल संचालन हेतु निर्देशित किया गया। सोनभद्र में मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा अभियान पावर लाइन 1090 की व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में थाना चौपन क्षेत्र अंतर्गत कस्बा डाला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चौकी प्रभारी डाला उप निरीक्षक मनोज कुमार ठाकुर द्वारा वहां पर उपस्थित महिलाओं छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा में शक्ति डाल 112, साइबर अपराध आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं छात्राओं के प्रश्नों का जवाब दिया गया। इसके साथ ही महिलाओं बालिकाओं से संवाद कर उन्हें महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों एवं नियमों तथा महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अन्य अपराधों पर कानूनी कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया। बिल्कुल, चुप्पी तोड़ो अब तो बोलो, चुप्पी तोड़ो अब तो बोलो, चुप्पी तोड़ो चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। बिल्कुल इसी तरीके से कभी भी डरे नहीं, जैसा कि मैंने बताया।